सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग 4 रेशियो सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने करंट रेशियो, क्विक रेशियो सीख लिया है, राइट। तो अभी हमारा काम है, अभी हम लोग सीखना है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है ना। सब कुछ हम लोग डिटेल में सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे ताकि एक एक चीज आपको वेरी क्लियरली समझ में आ जाए। डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा वो सीखेंगे, और डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो सीखेंगे, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सीखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग चारों रेशियो यहां पे सीखेंगे। सबसे पहले देखोगे यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की, जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चों डेब्ट इक्विटी रेशियो की, ओके। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हम लोग का पहला सीखना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या आता है, फिर भी हम लोग इसको और क्लियरली सीखेंगे। लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के पास वो लायबिलिटी जिसे कंपनी को 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल में पे करना है, या उससे ज्यादा साल के बाद ही पे करना होता है। मतलब ये सारी लायबिलिटी कभी भी 1 साल के अंदर पे नहीं की जाती, इसीलिए इनको कहा गया लॉन्ग टर्म डेब्ट या लॉन्ग टर्म लोन कहा गया है। अब इसमें देखो डिवेंचर जो है आपको लिया जाएगा, मॉर्टगेज लोन है जो आपने लोन लिया है, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन है जो भी 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म लोन है या पब्लिक से डिपॉजिट ली है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन सारे को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका अच्छा आता है बच्चा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेब्ट हम लोग लेते हैं, या लॉन्ग टर्म लोन भी बोल सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम लोग कौन सी लायबिलिटी लेने वाले हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम लोग वो सारी लायबिलिटी लेने वाले हैं जो लायबिलिटी हमें पे करनी है 1 साल के बाद, मतलब 2 साल बाद भी पे कर सकते हो, 4 साल बाद भी पे कर सकते हो, राइट, बट 1 साल के पहले पे नहीं कर सकते। तो वैसी लायबिलिटीज को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड या इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। इसको भी ध्यान से देखना। इसका मतलब है शेयर होल्डर फंड का मतलब है शेयर होल्डर के कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में, एक तरह से सोच सकते हो। जैसे मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग लेते हैं शेयर होल्डर फंड में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते हो, जनरल रिजर्व लेते हो बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो उसे भी आप लोगे। उसके बाद इन सब का टोटल करोगे। अगर आपका कोई भी डिफर्ड एक्सपेंडिचर्स है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स है उसे आप यहां से माइनस करोगे। यहां पे और एक चीज हो सकता है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है उसे भी आपको यहां पे लेस करनी है। तो ये सारे ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा हमारा बैलेंस, वही हमारा शेयर होल्डर फंड कहलाता है। आपको एक बार और समझा देते हैं, देखिए इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं कंपनी, हम पुरानी बैलेंस शीट को ही लेकर दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी की बैलेंस शीट है, राइट, ताकि आपको क्लियर हो कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है। कंपनी की बैलेंस शीट है, ये आपकी एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। अब देखो जैसे एसेट्स और लायबिलिटी आप लिखते हो तो हमें पता है यहाँ पे सारे एसेट्स आती हैं, यहाँ पे सारे लायबिलिटीज लिए जाते हैं, राइट। एसेट्स में आपके यहाँ पे हम लोग लेते हैं नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट वो एसेट जो कंपनी होल्ड करती है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, एंड सो ऑन। इसके बाद यहाँ लेते हैं हम लोग करेंट एसेट्स। करेंट एसेट मतलब इन सब का पीरियड ग्रेटर देन 1 ईयर तक कंपनी होल्ड करती है, इसीलिए इन्हें नॉन करेंट एसेट हम लोग बोलते हैं।
बट ये जो करंट एसेट्स है जिसमें कैश आता है, बैंक है, इन्वेंट्रीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकता है या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है एंड सो ऑन, इसे हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। इसको करंट एसेट क्यों बोलते हैं बच्चों? कि इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है 1 ईयर होता है, मतलब कंपनी 1 साल तक ही उसको होल्ड कर पाती है, उससे पहले कंपनी जब चाहे निकाल सकती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो ऐसे हैं ये इसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। अब अगर आप ये सारे नॉन करंट और करंट एसेट्स को आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको निकलता है टोटल एसेट्स। तो दिस इज द टोटल एसेट बैलेंस। तो टोटल एसेट में दो चीजें ली गई हैं, एक नॉन करंट एसेट, दूसरी करंट एसेट। अब हम आते हैं लायबिलिटी साइड में। देखो तो लायबिलिटी साइड में हम लोग सबसे पहला चीज लेते हैं शेयर होल्डर फंड, इसको ध्यान से सुनना। उसके बाद हम लोग लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, एंड प्रोविजंस भी हो सकता है इसके अंदर में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन जिसको बोलते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं करंट लायबिलिटीज। आए बच्चों, अब देखोगे जब हम करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, बिल्स पेबल हो गए एंड सो ऑन, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एंड सो ऑन, और भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं। तो इन सब को जब हम होल्ड करते हैं, मतलब क्या, इसे करंट लायबिलिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंपनी को इन सारी लायबिलिटीज को विद इन अ ईयर पे करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल डिवेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, और ये सारे लायबिलिटीज कंपनी को 1 साल के बाद ही चुकाना पड़ता है, इसे लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी में हम लोग ट्रीट करते हैं। अब आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड वो है, हम लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ बच्चों कि मतलब जो शेयर होल्डर के फंड लगे हुए हैं बिजनेस में, उसको हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डर फंड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी शेयर कैपिटल होता है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है, या कोई रिजर्व है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। और अगर मान लो पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, उसे भी आप ऐड करते हो। लेकिन बेटा अगर आपका पीएल में डेबिट बैलेंस है तो उसे आप माइनस करते हो, और ये माइनस करके जो आता है इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। और एक चीज, अगर मान लीजिए कोई आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है प्रिलिमिनरी, उसको भी माइनस करते हैं, तो ये हमारा आता है शेयर होल्डर फंड। मतलब कंपनी को शेयर होल्डर को कितना चुकाना है, ऐसे समझो आप। तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है? वो फंड जो बिजनेस के पास पड़ा हुआ है, जिससे कंपनी को शेयर होल्डर को वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में, या करना हो सकता है। तो मतलब ये शेयर होल्डर के फंड है, पैसे हैं एक तरह से बोल सकते हो। तो इसे हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अब देखिए इसके साथ और क्या कर सकते हो आप, यहां पे कुछ और फॉर्मूला आप बना सकते हो। तो अभी जैसे यहां पे आपने देखा शेयर होल्डर फंड आपने देखा, तो शेयर होल्डर फंड में बच्चे क्या आया? इक्विटी शेयर आया, प्रेफरेंस शेयर आया, इक्विटी शेयर आया, प्रेफरेंस शेयर आया, सारे रिजर्व्स हमने लिए, पीएल क्रेडिट लिया। लेकिन कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर है उसको माइनस करना, या पीएल का डेबिट है तो उसको भी माइनस करना, ये हमने सीखा ऊपर में। क्या क्या लेते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो, देखो कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने इस तरह से कॉलम बना दिया, ओके। अब यहां पे आप देखो, मान लीजिए इसका टोटल है 150, इसका टोटल है 50, तो टोटल आपका यहां पे कितना हो गया बच्चों? यहां पे टोटल आया 200 रुपए। तो यहां पे भी जब आप लायबिलिटी साइड का भी टोटल करोगे तो ये भी 200 आएगा। हम लोगों ने बैलेंस शीट सीखा है कि बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल होती है। जैसे आप यहां कर रहे हो, मान लो 30 रुपए 40 रुपए आपके करेंट लायबिलिटीज है, ध्यान देना।
मान लो आप कि 40 रुपीज आपके पास करेंट लायबिलिटीज है, 60 रुपीज आपके पास नॉन करेंट लायबिलिटीज है। तो देखो ये टोटल तो हमें 200 होने वाला है। इस टोटल में क्या क्या आना है, शेयर होल्डर फंड आना है, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस एंड करेंट लायबिलिटी मिला के 200 होने वाला है, जिसमें से आपको ये बेटा 40 मालूम है, ये 60 मालूम है, बाकी जो बचेगा वो होता है शेयर होल्डर फंड। तो देखो यहाँ पे आपका 100 हो गया, तो बताओ शेयर होल्डर फंड कितना आया, 100 आया। कैसे निकाला आपने, इस टोटल से 200 से इसको माना। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बना, इसको देखते हैं फॉर्मूला कैसा बना। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं शेयर होल्डर फंड इक्वल टू, क्या क्या ऐड किया, ये 200 आया कैसे, ये 200 से हम ये माइनस कर रहे हैं तब ये आ रहा है, तो 200 कैसे आया, इन सबको ऐड करके आया। तो हम यहां लिख सकते हैं नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स हमने किया तो ये हमारा आ गया 200, राइट। इन दोनों को ऐड करने पे तो 200 आया था, दैट इज इक्वल टू 200। माइनस हमने क्या किया, करेंट लायबिलिटी, तो माइनस करेंट लायबिलिटी आप करोगे। उसके बाद हमने क्या माइनस किया, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस हमने माइनस किए। तो देखो जैसे ही हमने नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस हमने माइनस किए, इसको देख लेते हैं कैसे आया। अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमारा नॉन करेंट एसेट्स कितना था, 150 था, करेंट एसेट 50 था, टोटल हो गया आपका 200 जो कि यहां दिख रहा है। अब माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, करेंट लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं। करेंट लायबिलिटीज हाउ मच, 40 रुपीज। नॉन करेंट लायबिलिटी आप देखोगे कितना है, 60 रुपीज है। अब जैसे ही आप इसको माइनस करते हो तो 200 माइनस 60 और 40 100, तो आपका कितना आ गया, 100 रुपीज आ गया। देखिए आपका शेयर होल्डर फंड यहाँ पे बच्चों आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग को रटना नहीं है, इजी और इजी वे में समझ लेना है। फॉर्मूला को कोई भी रेशियो एनालिसिस चैप्टर में हमें कुछ भी समझने की मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये हमने शेयर होल्डर फंड निकाला। एक और फॉर्मूला इसी में से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। देखो बच्चों आप सबको पता है कि अगर मैं इसको लूं, ये जो करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी दिख रहा है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक और फॉर्मूला यहां पे डिराइव कर सकते हैं। देखो कैसे, एक और फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल लिख सकते हैं, और माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस आप यहां पे माइनस करोगे। तो जैसे आप इसको भी देखो तो कैसे निकाल सकते हो, आपने देखा नॉन करेंट एसेट्स आपकी 150 थी प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, ध्यान से देखना, वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जैसे ही आप करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को माइनस करते हो वो वर्किंग कैपिटल निकलता है, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहां पे आप क्या करो, 10 बैठा दो इसको। तो यहां पे इसके जगह में हमने 10 बैठा दिया। माइनस नॉन करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन कितना है, 60 रुपीज है, तो यहां पे 60 हो गया, राइट। तो यहां पे देखो 150 प्लस 10 160 माइनस 60, वापस आपका 100 आ गया। तो देखोगे हर सिचुएशन में कोई भी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो शेयर होल्डर फंड है वो कितना आ रहा है बच्चों, 100 ही आने वाला है। सो दिस इज द वे, और यहां पे भी आपका 100 ही आएगा। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर शेयर होल्डर फंड। रटना नहीं है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक डाउन द स्क्रीनशॉट आल्सो फॉर फर्दर यूज। चलिए, तो यहां पे हमने सीख लिया कि हमें शेयर होल्डर फंड कैसे लेनी है या निकालनी है। और एक चीज यहां बता दें, अगर आपको जानना है कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसका, डेब्ट इक्विटी रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो क्या है बच्चों, तो स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1। तो मतलब अगर कंपनी ने डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाला है और अगर उसका वैल्यू 2:1 आ रहा है तो उसे मतलब बेटर माना जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। आया समझ में? तो ये हमने बताया था लास्ट क्लास में, ये भी हमने आपको सिखा दिया था फॉर्मूला, राइट। ये हमने सिखाया था फॉर्मूला, और हम लोगों ने, चलिए एक सम करते हैं, यहां से लेके करते हैं, ओके।
जैसे यहां पे आपको सम दिया हुआ है, अगर हम लोग बात करें सम की, हमको बोला है कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो, हमें निकालना है। अगर हमें कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है तो हमको पहले समझना होगा कि यहाँ पे हमारा डेब्ट क्या है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर कि हमारा डेब्ट क्या है। तो हमारा डेब्ट क्या है बच्चों, ये है ना। डेब्ट कैसे निकालोगे, देखो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये आपका शेयर होल्डर फंड में जाने वाला है, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड में जाने वाला है, राइट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड में जाने वाला है क्योंकि रिजर्व है। ये हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट में जाने वाला है। करेंट एसेट्स तो ना तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में जाएगा ना तो शेयर होल्डर फंड में जाएगा, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शेयर होल्डर फंड में जाके माइनस करना पड़ता है। तो चलिए अगर हमको देखना है लॉन्ग टर्म डेब्ट एक है तो यहाँ पे हमने लिखा लॉन्ग टर्म डेब्ट और जो कि है वैल्यू 1,30,000 वो निकल गया। अब हम निकालते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है मुझे, जनरल रिजर्व लेना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 5 लाख है, यहाँ पे ऐड किया, जनरल रिजर्व आपका 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका 50,000 है, और नेक्स्ट हमें लेना है प्रीमियम एक्सपेंसेस 10,000 जो कि माइनस करना है। तो ये आपका आ गया 6,40,000 रुपए। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का तो फॉर्मूला हमें पता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड या शेयर होल्डर फंड बोल सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपका क्या है, डेब्ट इज हाउ मच, आपका टोटल डेब्ट है 1,30,000 डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड आपने निकाला 6,40,000, तो इसे जैसे ही आप 6,40,000 से डिवाइड करोगे ये रेशियो आ गया 0.203:1। ये आपका रेशियो आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो का। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। ओके, इसमें देखो बच्चों यहां पे भी हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है। अगर यहां पे हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है तो यहां पे भी हम देखेंगे हमें क्या क्या अवेलेबल है। हमें यहाँ जो अवेलेबल है वो टोटल एसेट अवेलेबल है, टोटल डेब्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो इसको बैलेंस शीट से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बैलेंस शीट बनाया, टोटल एसेट दिया हुआ है, मतलब ये नॉन करेंट एसेट्स होती है, यहाँ पे करंट एसेट्स होती है। इन दोनों का जो टोटल आता है उसको टोटल एसेट बोलते हैं, जो कि 1,25,000 रुपए है। यहाँ पे भी आपने बैठाया तो 1,25,000 ही बैठाया। टोटल डेब्ट आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपए, राइट। मतलब इसमें टोटल डेब्ट में नॉन करेंट लायबिलिटी है और प्लस करेंट लायबिलिटी दोनों मिला के है। तो मतलब यहाँ पे आप लिखते हो नॉन करेंट लायबिलिटी और यहाँ आप लिखते हो करेंट लायबिलिटी। इन दोनों का टोटल आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, 1 लाख दिया। करेंट लायबिलिटी का टोटल आपको 50,000 दिया, तो ये आपको 50,000 ऑलरेडी दिया है। और इन दोनों का टोटल अगर 1 लाख है, उसमें से करेंट लायबिलिटी 50,000 है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी भी 50,000 हो जाएगी। अब 1,25,000 से 1 लाख माइनस करोगे तो शेयर होल्डर फंड आपका आ जाएगा 25,000 रुपए, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे आएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट टोटल डेब्ट अभी हमने बताया 1 लाख है, उसमें से माइनस करो करंट लायबिलिटी 50,000, तो योर टोटल डेब्ट इज हाउ मच, लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 50,000। जैसे ही 50,000 आ गया, अब हमें इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकालनी है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे आप, सीधा आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका 1,25,000 था, इसे टोटल डेब्ट अगर माइनस करते हो तो आपका शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डेब्ट हमारा 1 लाख है, माइनस करो आपका 50,000 शेयर होल्डर फंड आ गया। तो कितना आसान है, अगर आप समझ जाते हैं फॉर्मूला को यूज करना तो बहुत इजी होगा। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ही यूज करोगे डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट बाई इक्विटी या शेयर होल्डर फंड आने वाला है, राइट। और जैसे ही डेब्ट बाई इक्विटी शेयर होल्डर आएगा, डेब्ट आपका वैल्यू कितना है 50,000 है, और शेयर होल्डर फंड 25, रेशियो आया 2:1। सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो।